आज का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण इस क्यूआर कोड की तरह ही ब्लैक एंड व्हाइट होने वाला है जो अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा, जिसमें हम आपको गुजरात दंगों का असली सत्य बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूं। कल यानी 26 जनवरी को भारत ने एक गणतंत्र के रूप में अपने 73 वर्षों की यात्रा को पूरा कर लिया और यह पूरे देश के लिए एक ऐसा क्षण था जब सभी लोगों को मिलकर इसका उत्सव मनाना चाहिए था। लेकिन इसे हमारे देश का एक दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि इस उत्सव को भी कुछ लोगों ने धार्मिक रंग से रंग दिया, जिससे आज 3 घटनाक्रम देश के सामने आए। पहला, गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसे अब हमारे ही देश के अलग अलग शैक्षिक संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज में देखने और दिखाने की होड़ लग गई है और 6 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में इस प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की ओपन स्क्रीनिंग हो चुकी है और 15 से ज्यादा कॉलेजों में अब तक इसे छात्रों को दिखाया जा चुका है और इन कॉलेजों की संख्या पूरे देश में तेजी से बढ़ रही है। अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, कोलकाता की जादवपुर और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी और केरल की कुन्नूर यूनिवर्सिटी में छात्रों को बाकायदा क्यूआर कोड बांटकर यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है कि आप ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और इसके साथ ही इस डॉक्यूमेंट्री को डाउनलोड कर लीजिए। बड़ी बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री के देखने को मोदी विरोध के साथ जोड़ा जा रहा है कि जो भी इस डॉक्यूमेंट्री को देखेगा वो एक तरीके से मोदी का विरोध कर रहा है। दूसरी बात, बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की तरह अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान ने भी आजकल बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा रखा है। यह सुपरहिट हो चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस फिल्म को भी हमारे देश में सांप्रदायिक रंग दे दिया गया है। इस फिल्म पर भी हिंदू मुसलमान हो रहा है। यह क्यूआर कोड इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इसे आप अपने मोबाइल फोन के किसी भी क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे आप अपने मोबाइल फोन से भी इसी समय स्कैन कर सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप इसे स्कैन कीजिए। और जैसे ही आप इसे स्कैन करेंगे, आपके मोबाइल फोन पर एसआईटी की वो क्लोजर रिपोर्ट अपने आप डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें गुजरात दंगों की फाइनल रिपोर्ट उन्होंने दी है जांच के बाद। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह क्यूआर कोड यहां पर दिखा रहा हूं और अगर आपको मैं करके भी दिखाता हूं। यह जो क्यूआर कोड है, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। मैंने अभी अपना कैमरा ऑन किया है। कैमरा ऑन करने के बाद मैंने ये क्यूआर कोड को स्कैन किया और स्कैन करते ही मेरे फोन पर ये पूरी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है। देखिए, अगर आप ध्यान से देख पाएं तो मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे फोन पर पूरी की पूरी एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला है गुजरात के दंगों पर, वो डाउनलोड हो चुका है। तो अभी आप अपना फोन निकालिए, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और उसके बाद आपको गुजरात दंगों पर पूरी जो तस्वीर है वो ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आने लगेगी। जून 2006 में गुजरात पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि 28 फरवरी 2002 को गुजरात दंगों के समय अहमदाबाद की जिस गुलबर्ग सोसाइटी में हिंसा भड़की थी और इस हिंसा में 69 लोग मारे गए थे, यह घटना पूरी तरह से सुनियोजित थी और इसके पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश थी और तब इस शिकायत में कुल 63 लोगों को आरोपी बनाया गया था और ये सारी बातें लिखी थी। और इन 63 लोगों में जिन्हें आरोपी बनाया गया, उनमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कैबिनेट के कुछ मंत्री और कुछ सरकारी अधिकारियों का भी नाम था। यानी इस शिकायत में सीधे तौर पर यह लिखा था कि गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को होने दिया और इसे रोकने की कोशिश नहीं की। दिलचस्प बात यह है कि यह शिकायत जाकिया जाफरी द्वारा दर्ज कराई गई थी, जो कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है और गुलबर्ग सोसाइटी की इस हिंसा में एहसान जाफरी की भी उस समय हत्या कर दी गई थी उन दंगों में। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इस मामले में झूठे बयानों और सुनी सुनाई बातों के आधार पर नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए एक पूरा की पूरा गैंग उस समय काम कर रहा था और इसी गैंग ने पहले पुलिस में यह शिकायत दर्ज कराने में जाकिया जाफरी की मदद की
और बाद में इसी शिकायत को एक एफआईआर में बदलने के लिए ये लोग 2 नवंबर 2007 को गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और कहा कि इस शिकायत को एफआईआर में नहीं बदला जा सकता। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। वर्ष 2010 में ही एसआईटी ने गांधीनगर में नरेंद्र मोदी से 9 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी, जिसमें उनसे कुल मिलाकर 108 सवाल पूछे गए। तब वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के तौर पर वो पूछताछ के लिए 9 घंटे तक एसआईटी के दफ्तर में आए थे, एक आम आदमी की तरह। और इसके बाद 8 फरवरी 2012 को अपनी फाइनल रिपोर्ट में एसआईटी ने कहा कि गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोपों के सबूत नहीं मिले और तब एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जो समझना जरूरी है वो ये एसआईटी किसने बनाई? ये एसआईटी बनाई कांग्रेस के समय में, कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह एसआईटी बन गई। उस समय यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी भी कर रही थी। यह एसआईटी की वही क्लोजर रिपोर्ट है जिसे 2013 में निचली अदालत, 2017 में गुजरात हाईकोर्ट और फिर पिछले ही साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। यानी इस क्लोजर रिपोर्ट की जो स्क्रूटनी है, इसका आकलन पहले निचली अदालत में हुआ, उसने कहा बिल्कुल सही रिपोर्ट है, फिर हाई कोर्ट में हुआ, उसमें भी कहा सही रिपोर्ट है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह रिपोर्ट सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और यह पूरी जांच कांग्रेस ने करवाई थी, यूपीए की सरकार ने करवाई थी। इसलिए यह भी नहीं कह सकते इसमें कि यह जांच बीजेपी की सरकार ने कराई हो या उन्होंने कोई पक्षपात किया हो। उस समय सारी जांच एजेंसियां यूपीए सरकार के हाथ में थी। उस समय सारी जो सत्ता की चाबी थी वो यूपीए की सरकार के पास थी, सोनिया गांधी के पास थी। फिर भी वो नरेंद्र मोदी को नहीं फंसा पाए क्योंकि सबूत कुछ और कह रहे थे। इसलिए यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और आज इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस रिपोर्ट को पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद एसआईटी क्या कह रही है अपनी रिपोर्ट में, वो भी थोड़ा मैं आपको लेकर आया हूं। एसआईटी ने पहले एलिगेशन बताए हैं और फिर अपनी फाइंडिंग बताई है। एलिगेशन: अ स्टेटमेंट वाज मेड बाय श्री नरेंद्र मोदी ऑन 27/2/2002 in a meeting at his residence instructing the senior officers to allow the Hindus to give vent to their anger। आरोप था कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने घर पर बैठक बुलाई और सरकारी अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, सीनियर ऑफिसर्स को कहा कि दंगों को होने दीजिए और हिंदुओं को अपना पूरा गुस्सा निकाल लेने दीजिए। यह आरोप लगता है बार बार। इस पर एसआईटी क्या कहता है? नन ऑफ द ऑफिसर्स दैट attended the meeting on 27/2/2002 have confirmed the alleged statement made by श्री नरेंद्र मोदी। उस बैठक में मौजूद एक भी अफसर ने यह नहीं कहा कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय ऐसी कोई स्टेटमेंट दी थी। संजीव भट्ट के बारे में एसआईटी लिखता है कि संजीव भट्ट, द देन डीसीआई सिक्योरिटी, was not present in the meeting। मतलब संजीव भट्ट तो प्रेजेंट ही नहीं थे, तो वो ये किस आधार पर कह रहे हैं कि ऐसा कहा गया? फिर एलिगेशन है डिसीजन ऑफ द सीएम टू ट्रांसपोर्ट डेड बॉडीज फ्रॉम गोधरा टू अहमदाबाद विद ए व्यू टू परेड देम। द एलिगेशन इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। इसको भी गलत बताया गया। फिर था एलिगेशन इज दैट देयर वाज अनड्यू डिले इन डिप्लॉयमेंट ऑफ द आर्मी। यानी सेना की डिप्लॉयमेंट में जानबूझकर देरी की गई, जिसकी वजह से दंगे होते रहे और लोग मरते रहे। इस पर एसआईटी की जांच कहती है द एसआईटी हैज कम टू अ कंक्लूजन दैट देयर वाज नो अनड्यू डिले इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ द आर्मी। यानी आर्मी की डिप्लॉयमेंट में कोई देरी नहीं की गई। फिर है दैट गुजरात गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड कंडक्टिव एटमॉस्फेयर फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ राइट विक्टिम्स। जो लोग विक्टिम्स थे, इन दंगों के शिकार हुए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सही माहौल गुजरात की सरकार ने बनने नहीं दिया। उस पर भी वो एसआईटी कहती है कि हमें इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। द एलिगेशन इज नॉट करेक्ट एज इट बिलीव्स दैट द गवर्नमेंट डिड एवरीथिंग फॉर रिहेबिलिटेशन। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक एक करके जितने भी एलिगेशन थे एसआईटी ने उन सबको नकार दिया है और वर्ष 2018 में इस रिपोर्ट को खारिज करने के लिए एक याचिका दायर की गई और फिर 2021 में इस पर सुनवाई के बाद
जून 2022 में अदालत ने अपना यह फैसला सुनाया था, जो अभी मैंने आपको पढ़कर बताया। तो ये सारे लोग अदालत में क्यों गए सुप्रीम कोर्ट में कि एसआईटी की ये जो फाइनल रिपोर्ट है, जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को उस समय क्लीन चिट दे रही थी, इसे खारिज कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात नहीं मानी और कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में 3 बड़ी बातें कही हैं जो आज आपके लिए जानने की जरूरत है। इसके बाद कोई आपको बहका नहीं पाएगा। पहली बात यह कि एसआईटी ने मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया और उसके द्वारा फाइल की गई क्लोजर रिपोर्ट में कोई खामी नहीं निकाली जा सकती। एसआईटी ने बिना किसी पक्षपात के काम किया है, सुप्रीम कोर्ट ने पहला पॉइंट यह कहा। दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए उस समय के गुजरात के कुछ अधिकारियों द्वारा झूठी और भ्रामक जानकारियां फैलाई गई, लेकिन एसआईटी ने अपनी जांच में इस झूठ को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया कि गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हिंसा सुनियोजित थी। खास तौर पर संजीव भट्ट और आर.बी. श्रीकुमार जैसे सरकारी अधिकारियों और हरेन पांड्या जैसे मंत्रियों ने मोदी के खिलाफ झूठ फैलाया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बड़ी बात यह थी। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि इस पूरे मामले को एक खास मकसद के तहत 16 वर्षों तक जिंदा रखा गया और इसके लिए एसआईटी की जांच से लेकर अदालत की कानूनी प्रक्रिया तक सब पर सवाल उठाए गए और यह सब कुछ एक खास मकसद के तहत किया गया। और अदालत ने तब यह भी कहा कि ऐसा करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन लोगों ने इस मामले को अपने अपने हितों को साधने के लिए जिंदा रखा। अब आप सोचिए, 2002 से आज हम 2023 में बात कर रहे हैं। 2002 के बाद इस देश में जितने भी चुनाव लड़े गए हैं, उन हर चुनाव में, चाहे वो राज्य का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, गुजरात दंगों को बड़ा मुद्दा बनाया गया है। अब जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट है जिसमें मेरा नाम लिखा है। इसमें वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, जो सुधीर चौधरी ने लिया 1/3/2002 को। 1/3/2002 का ये इंटरव्यू है। इसके बाद उन्होंने मुझे पेश होने के लिए एसआईटी के दफ्तर गांधीनगर बुलाया और मुझसे भी लंबी पूछताछ की और मैंने जो बयान दिया उसके आधार पर एसआईटी ने यहां लिखा है कि सुधीर चौधरी ने हमें बताया, ही स्टेटेड दैट ही अटेंडेड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय श्री नरेंद्र मोदी ऑन 1/3/2002 at a circuit house at the outskirts of Gandhinagar. He has further stated that Shri Modi was known to him and that he had interviewed him earlier several times in Delhi. Shri Sudhir Chaudhary has further stated to have requested Shri Modi for a short interview after the press conference and to which the latter agreed, and as such he was interviewed for 10 minutes. मैंने उनका 10 मिनट का ही इंटरव्यू किया था। उसके बाद मैंने जो उनको बताया इसमें लिखा है, as per his recollection he had questioned Shri Narendra Modi about the Chamanpura massacre, that is Gulbarg society case, in which former Congress MP Ehsan Jafri had been killed. आज अगर आप देखेंगे तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर हमारा देश 2 भागों में बट गया है। इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए हमारे देश के शैक्षिक संस्थानों का इस्तेमाल हो रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी की हैं, जहां आज इसी डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए छात्र नेताओं और संगठनों द्वारा बड़ा हंगामा किया गया और इस दौरान इन छात्रों द्वारा आजादी के नारे लगाए गए। लेकिन सवाल यह है कि इन छात्रों को आखिर किससे आजादी चाहिए? हम तो 75 साल पहले आजाद हो चुके, अब किससे आजादी चाहिए? अब आप ये देखिए कि भारत में तो बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर खूब तालियां बज रही हैं, लेकिन ब्रिटेन में इसी डॉक्यूमेंट्री को झूठ और प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। ब्रिटेन के एक सांसद हैं जिनका नाम है बॉब ब्लैकमैन। उन्होंने कहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री में जितने भी दावे किए गए हैं वो सारे दावे अपमानजनक और गलत हैं और इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। कि आज मध्य प्रदेश के इंदौर में भी ऐसा ही एक प्रोटेस्ट हुआ, काफी हंगामा हो रहा है। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की तरह शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर भी हमारे देश में बड़ा हंगामा हो रहा है और इस फिल्म को अब सांप्रदायिक रंग दे दिया गया, यानी एक नहीं 2 मुद्दे हो गए। भारत के कई कट्टरवादी संगठनों ने उनकी इस फिल्म के बहिष्कार की अपील की और पिछले 2 वर्षों में बॉलीवुड के बॉयकॉट का रिवाज भी बहुत बढ़ गया। लेकिन इस सब के बावजूद 110 करोड़ हिंदुओं के इस देश में एक मुस्लिम सुपरस्टार की फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है और इसलिए हमें लगता है कि पठान की सफलता में आज हर किसी के लिए एक सबक छिपा हुआ है। इस फिल्म ने
सिर्फ 2 दिन में पूरी दुनिया में 220 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है और यह फिल्म बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसे इतनी जबरदस्त ओपनिंग मिली है। इसलिए आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस फिल्म से हर किसी के लिए सीखने के लिए क्या क्या है, इस फिल्म से क्या सीख मिलती है। पठान के सुपरहिट होने से इसकी सफलता से पहली सीख है, इस फिल्म का सफल होना यह बताता है कि एक देश के तौर पर भारत की धर्मनिरपेक्षता आज भी कायम है। भारत की 140 करोड़ की आबादी में लगभग 110 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में उस फिल्म को उतना ही प्यार मिलता है जिसका नाम पठान है और जिसमें एक मुस्लिम सुपरस्टार ने अभिनय किया है। 110 करोड़ हिंदुओं के देश में एक मुस्लिम सुपरस्टार की फिल्म सुपरहिट हो रही है और देखने वाले लोग मुसलमानों के साथ साथ हर धर्म के हैं। सबसे ज्यादा शायद हिंदू होंगे जो अपने जेब से पैसा लेकर अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से यह फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं।